नई खबर से करते हुए शिव विधानसभा से पूर्व विधायक और कांग्रेस से निष्कासित अमीन खान आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर गोचर को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अब हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं 85 साल का हो गया हूं, 6 साल मेरी अब उम्र ही नहीं बची। ऐसे में निष्कासन के आदेश के क्या हाल होंगे। इतना ही नहीं, अमीन खान ने कहा कि जाट मेरे खिलाफ है, इसीलिए मुझे कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। उनको जरूरत नहीं है हमारे जैसे आदमी। हाँ। और अब निष्कासन 6 साल के लिए किया है। हाँ। अब 6 साल मेरी उम्र ही नहीं अब बची है, 85 साल का मैं हो गया। अब निष्कासन के आदेश के क्या हाल हो। तो क्या कारण रही होगी सर? आपने कोई एनालिसिस किया कि क्यों किया आपको निष्कासित? बहुत जाट मेरे खिलाफ है इसलिए। हाँ। और कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड की भारी कमी होने लगी है। दोनों ब्लड बैंकों में केवल 25% ब्लड ही बचा है, जबकि कई ग्रुप तो खत्म होने के कगार पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े अस्पताल में ब्लड की कमी, क्या ब्लड बैंकों में खत्म हो गई है यूनिट? कुछ 25% बचे तो कई ग्रुप करीब खत्म। कैसे होगा इलाज? बैंक में नहीं होगा ब्लड। यह है कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस का ब्लड बैंक। सैकड़ों लोग यहां अपनों के जीवन की आस में ब्लड लेने आते हैं। गंभीर बीमारियों से परेशान मरीज के तीमारदार यहां ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन अब यहां पर ब्लड की कमी हो गई है। जी हां, एमबीएस अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड की भारी कमी होने लगी है। दोनों ब्लड बैंकों में केवल 25% ब्लड ही बचा हुआ है, जबकि कई ग्रुप तो खत्म होने के कगार पर है। आवश्यकता ब्लड की एमबीएस ब्लड सेंटर में 80 से 100 यूनिट की है, और अभी गर्मी के चलते और थोड़ा सा ब्लड की डिमांड बढ़ने के चलते ब्लड की थोड़ी कमी आई, और आह्वान करते ही सभी की सभी नगरवासी, सभी जनप्रतिनिधि एक साथ आए, जिससे बहुत अच्छा लगा। और आज ब्लड डोनेशन चल रहा है। हमारे 4 टीम्स जो हैं उन वहाँ ब्लड डोनेशन कर रही हैं, और नगरवासियों से अपील है कि वे आगे भी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन करते रहें। अस्पताल में 750 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। इनको प्रतिदिन रक्त की जरूरत होती है, जबकि हीमोफीलिया के 50 मरीज हैं। गर्भवती महिला, कैंसर पीड़ित और सड़क दुर्घटना में घायल सहित अन्य मरीजों को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। लेकिन ब्लड की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बचा हुआ ब्लड भी मात्र पॉजिटिव ग्रुपों का है। निगेटिव ग्रुप के लिए तो मरीजों और उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एमबीएस ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी को देखते हुए आज सभी रक्तवीर कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आज ब्लड बैंक में जिस तरीके से उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे कोटा शहर में भी रक्तवीरों की कमी नहीं है। एमबीएस अस्पताल की ब्लड बैंक में 2000 यूनिट का ब्लड का स्टोरेज है, लेकिन केवल 450 यूनिट ब्लड ही उपलब्ध है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में 900 में से मात्र 300 यूनिट ब्लड बचा हुआ है, जबकि दोनों अस्पतालों में प्रतिदिन करीब 150 यूनिट ब्लड की खपत होती है। हालांकि रक्तदाता आगे आकर रक्तदान भी कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या को देखते हुए ये प्रयास भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और गाड़ी में कलेक्टर चिन्मय गोपाल सिंघाना भी मौजूद थी। चिड़ावा रोड पर कलेक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। चालक को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। सिंघाना अस्पताल लेकर कलेक्टर चिन्मय गोपाल को दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया। सीईओ जिला परिषद की गाड़ी झुंझुनू के लिए रवाना हो गई है, तो दूसरी गाड़ी से कलेक्टर को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कलेक्टर के चोट लगने या न लगने की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है, लेकिन कलेक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन
सूचना यह है कि ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कलेक्टर गाड़ी में ही थी जब यह हादसा हुआ और इसके बाद दूसरी गाड़ी से तुरंत कलेक्टर को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। गाड़ी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चिड़ावा रोड पर यह हादसा हुआ। कलेक्टर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अब यह हादसा आखिर हुआ कैसे? क्या ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ या दूसरे चालक की वजह से या कोई और वजह, यह फिलहाल जांच का विषय है। और राजसमंद जिले के आमेर से खबर है, जहां पर आज सर्व समाज के लोगों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अश्लील वीडियो ब्लैकमेल के बाद आत्महत्या करने वाले महेंद्र रेगर के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसा बच्चा नहीं था हमारा, लेकिन अचानक उसको और धमकी दी, तुम पैसा जमा करा, तुम पैसा डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, तेरा वीडियो वायरल करेंगे, ये करेंगे। उसको बहुत धमकी दी और उसने सुसाइड कर दिया, घबरा गया। पुलिस में ये मामला दर्ज कराया था। इस बात को भी आज 3 दिन हो चुके हैं और इसमें पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और जैसे ही उसके फोन में सारी डिटेल्स हैं, अगर पुलिस प्रशासन चाहे 1 दिन में ये कार्रवाई हो सकती थी। हाल ही में परसों के दिन हमारा आमेर में 18 साल का गोपाल, उसको फोन पर ब्लैकमेल करके पैसे भी लिए। बच्चा इतना डिप्रेशन में आ गया, उसने सुसाइड कर लिया। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनकी साइबर एक्ट के तहत जो भी इस तरीके के तो गलत कृत्य कर रहे हैं उन लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा मिले। में आगे बढ़ते हुए खबर बीजेपी से जुड़ी, जहां पर ओडिशा में इस बार फिर से बीजेपी ने कमल खिलने का दावा कर दिया। भजनलाल सरकार के कई मंत्री सप्ताह भर से ओडिशा में डेरा डाले हुए हैं। मंत्री अविनाश गहलोत के पास भी चुनाव प्रचार की अहम जिम्मेदारी है। न्यूज 18 से बातचीत में अविनाश गहलोत ने कहा कि ओडिशा की अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और इस बार ओडिशा की जनता डबल इंजन की सरकार बनाएगी। की जनता परिवर्तन की ओर है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनेगी। इस बार उड़ीसा में 1936 में जब से भाषा के आधार पर जिस प्रदेश की स्थापना हुई उसके अस्मिता का सवाल इस बार इस चुनाव में है। उड़ीसा का व्यक्ति उड़ीसा का नेतृत्व करे, इसको लेकर पूरी उड़ीसा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता और आम जनता तैयार है। और कोटपुतली के हाईटेक एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन डूंगरपुर में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जो 25 सालों से कच्चे घर में चल रहा है। एक कमरे के घर के आगे टाट बांधकर दूसरा कमरा बनाकर स्कूल चल रहा है। मिट्टी के बने इन मकानों में भीषण गर्मी में फटी पुरानी टाट लगाकर गर्मी से बचकर बच्चे बैठ रहे हैं। 1.5 साल पहले विधायक ने स्कूल के लिए 25 लाख का बजट दिया, लेकिन निर्माण की धीमी गति से ये काम अभी भी अधूरा है। हालांकि स्कूल भवन बनाने वाली पंचायत अब 15 दिनों में काम पूरा करने का दावा कर रही है। बिल्डिंग सर गंगाराम जी खराड़ी करके है, उनकी है और उनके करीब 20-22 साल से वो सेवा दे रहे हैं बिना किसी शुल्क के। अभी उनके खुद का घर वो सामने बनाया, वो खाली था, वहाँ पे केलू वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने जनवरी में हमारे को बोल दिया था कि मुझे केलू खाली करने हैं और आप अपने हिसाब से आप देख लो, व्यवस्था कर लो। तो उन्होंने केलू उतारे के बाद हम ये तिरपाल विरपाल करके वहाँ से टूट गया है, तिरपाल ढक के फिर हम लोग यहाँ पड़ा रहे हैं। और कभी ज्यादा तकलीफ होती है हम नीम के नीचे चले जाते हैं और नीम। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा धमाका जो झारखंड में हुआ है। जी हां, सरकार में ग्रामीण मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के करीबियों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की, जहां से अब तक 43 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के करीबियों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है और रुपए भी मिल रहे हैं। ओएसडी के सहायक के घर से अब तक 40 करोड़ कैश बरामद हुआ है। वहीं ओएसडी के एक और करीबी मुन्ना सिंह के घर से भी 3 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं नोटों की गिनती अभी भी जारी है। नोट गिनने के लिए कई और मशीनें भी लाई गई हैं। तस्वीरें 2 अलग अलग इस कार्रवाई से जुड़ी, जहां पर करोड़ों रुपए मिले हैं। 43 करोड़ रुपए अब तक की गिनती में बरामद किए जा चुके हैं, जबकि नोटों की गिनती अभी भी जारी है और इस मामले पर लगातार
खुलासे भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से झारखंड में नोटों के पहाड़ मिले हैं। तो करप्शन पर लगातार बीजेपी की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। ईडी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 43 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है, लेकिन नोटों की गिनती अभी भी जारी है और यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के घर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर उनके ओएसडी के करीबियों पर ईडी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ओएसडी के सहायक के घर से अब तक 40 करोड़ के कैश मिल चुके हैं। ओएसडी के एक और करीबी मुन्ना सिंह के घर से भी 3 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तो गिनती की जा रही है, लेकिन नोट कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, नोट मिलते ही चले जा रहे हैं और इसीलिए और भी काउंटिंग के लिए मशीन वहां पर मंगाए गए हैं। तो चुनाव के समय कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री के करीबियों से इतनी बड़ी तादाद में कैश बरामद होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की रैली में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आज टीवी खोल के देखिए, झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। सुनिए क्या कहा पीएम ने। अपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। और कोटा में इंडियन कोस्ट गार्ड एनरोल टेस्ट यानी कि CGEPT पेपर लीक और सॉल्व कराने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अब तक की जांच में सामने आया है कि झुंझुनू के कोचिंग सेंटर का मालिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामला। फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट। झुंझुनू के कोचिंग सेंटर का मालिक निकला मास्टरमाइंड। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी CGEPT का पेपर लीक और सॉल्व करवाने के मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक ये बात सामने आई है कि जयपुर से लेकर शिमला तक पेपर सॉल्व कराए गए। जिन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो फिजिक्स, मैथ्स और GK पढ़ाते थे। साथ ही 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स के पेपर इस परीक्षा के लिए सॉल्व कराए गए। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि चिड़ावा में बोधायन नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाला अमित भास्कर इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि मास्टरमाइंड कोचिंग संचालक ने पेपर सॉल्व, कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लेने और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर हैक करने के लिए अलग अलग टीम लगा रखी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में लगातार हो रहे हैं बड़े खुलासे। फिलहाल सामने आया है कि झुंझुनू के चिड़ावा में कोचिंग संस्थान का मालिक इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। इसी के साथ उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक जो फिजिक्स, मैथ्स और GK पढ़ा रहे थे वो इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे, जो फिलहाल कोटा पुलिस की गिरफ्त में है। और इसी के साथ में सामने आया है कि अब तक 30 से 35 स्टूडेंट के एग्जाम करवाने यानी कि उनमें फर्जीवाड़ा करने का जो पूरा डाटा है वो अब तक सामने आ चुका है। और यही नहीं, जयपुर से लेकर के शिमला तक यानी कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर और प्रदेशों में भी इनके जो तार हैं वो फैले हुए हैं। कोटा से हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता है। उससे जुड़े हुए कई अहम तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि वो अभी फरार है,
ये बात भी सामने आई कि गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 साल से मास्टरमाइंड अमित भास्कर से पिछले 2 साल से संपर्क में था। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन से एक तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आया है वो है कि इस गैंग का सरगना अमित भास्कर नाम का एक लड़का हो सकता है जो बोधायन एकेडमी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है चिड़ावा में। एक तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जो एडमिट कार्ड्स वगैरह इन मुलजिमों के मोबाइल फ़ोन से मिले हैं वो शिमला की कुछ लैब्स के बारे में बताते हैं और जयपुर और भी जगह की लैब्स के बारे में हमें पता चलेगा ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20